ठीक है, आज नेक्स्ट सैम्पल पेपर है फिजिक्स का कंप्लीट। वो इंस्ट्रक्शन वही है। देन सीधा पहला 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। पहले क्वेश्चन है व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल P is placed in a uniform electric field E, then at what angle P and E the value of torque will be maximum। तो पता है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है ना। तो अगर मैं कहता हूँ इफ थीटा कितना है 90 डिग्री, देन टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा पी। तो आंसर 90 डिग्री। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, सेकंड ध्यान दो। आपको दिया हुआ है बी पी माइनस में बी आर इज इक्वल टू यू पी माइनस में यू आर डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, तुम्हें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन को आप चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी बोलेंगे। तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो, दिस एक्सप्रेशन इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P to R। क्या ठीक है? क्या P to R होगा या R to P होगा? तो हमें पता है कि एक्चुअली हम जो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस A से B का, तो फाइनल हो गया B पॉइंट माइनस हो गया इनिशियल, है ना। तो ये A to B होता है। तो अगर ये P, तो यानी कि P फाइनल हो गया, और ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो एक्चुअली वो मूव कर रहा होगा क्या, R to P। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है बेटा, सी ऑप्शन। ये इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं होता। तुम्हें पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, एक एक चीज अगर याद रखोगे, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रो, अच्छा ये नेगेटिव नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्डिंग में आती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आर टू पी। तो आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और इनिशियल टू फाइनल। कोई डाउट है? तो देखो तो काफ़ी कंफ्यूजन, छोटी छोटी डेफिनेशन भी आपको बहुत बढ़िया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, क्या आप कितनी बढ़िया थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर L when इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर मैं देखो, तुम्हें याद हो तो मैंने डिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में किया था कि अगर मैं B पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करता हूँ और इसकी लेंथ है L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया था बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, EL। तो आंसर इज B। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, नो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। If the conductor is stationary, then we can write Rodin's force। ध्यान दो, if the conductor is stationary, एक्चुअली ये कंडक्टर की बजाय यहाँ पे चार्ज पार्टिकल लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, चार्ज पार्टिकल। एक्चुअली चार्ज पार्टिकल पे रोडेंट्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई प्लस में क्यू वी क्रॉस बी। अब तुम्हें पता है कि अगर वो रेस्ट पे है चार्ज पार्टिकल, अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो ही होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो, तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस केस में क्यू ई होगा। तो कौन सा हो गया ऑप्शन सी। नहीं आया समझ में? ये कंडक्टर की बजाय चार्ज पार्टिकल कर देना, चार्ज पार्टिकल। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है ना, अगला ध्यान दो। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड, ये क्वेश्चन शायद कई बार आ चुका है। एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड, साइड कितनी दी हुई बेटा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर लिख सकता हूँ मैं। एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम। इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी कितना दिया हुआ है, 0.1 टेस्ला। इज सेटअप अक्रॉस ए प्लेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये कितना एंगल बनाएगी, 45। नॉर्मल के साथ भी 45 ही बनाएगा। अच्छा याद रखना, हमें ये प्लेन के साथ एंगल है 45, तो थीटा जो होता है वो नॉर्मल के साथ होता है, यानी कि 90 माइनस में 45, अगेन कितना हो गया, 45 ही हो गया।
द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0, यानी कि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना कर दिया भैया 0, ये इनिशियल है। तो टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है 0.7। तो आपको पता है कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे करंट एक्चुअली कितना होता है 1/r इंटू में d∅dt। 1/r d∅ कितना हो जाएगा एक्चुअली ba cos थीटा, तो a cos थीटा बाहर निकाल लो इंटू में b फाइनल माइनस में b इनिशियल डिवाइड बाई टाइम, ये माइनस साइन आता है यहाँ पे माइनस, ये a पता है क्यों, क्योंकि मैंने फॉर्मूला यूज किया है फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है ba cos थीटा। आपको पता है एरिया फिक्स है cos थीटा फिक्स है, वो बाहर निकाल दिया, b में चेंजेज हो रहा है तभी फ्लक्स में चेंजेज हो रहा है ना। अब अगर मैं देखूँ तो I इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1/r, r कितना बेटा देखिए 0.5 और a कितना है यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर एरिया इंटू में cos फाइव कितना है 45, 1/√2 हो गया cos थीटा 45 हो गया। v फाइनल कितना है यहाँ पे 0 माइनस में इनिशियल कितना है 0.1 डिवाइड बाई टाइम के कितना है 0.7। अच्छा याद होना चाहिए 1/√2 कितना होता है 0.7, तो 0.7 से 0.7 कट गया है ना, तो कितना आ गया ये तुम्हारे पास ऊपर हो गया 1 मिली, यानी कि कितना लिखूंगा 1 × 10⁻³ डिवाइड बाई कितना है 0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 मिली एम्पियर आंसर। ये याद हो, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसमें हमने EMF निकाला था 1 मिली वोल्ट आया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आर कितना 0.5, तो 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल है एकदम ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज, तो पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ L है कैरी कर रहा I और ये इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, तो याद रखना इस पर जो फॉर्मूला लगता है फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा लगता है, और अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो IL×B लगता है, इन्हें भी आपको याद करना है। तो वही इस केस में आंसर कौन सा हो गया ILB साइन थीटा, आंसर C। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है याद रखो इन चीज़ों को ना। अगला है तुम्हारे पास, इफ द ट्रांसफर इज एज्यूम टू बी 100% एफिशिएंट, द पावर इनपुट इज लेस देन द आउटपुट। ध्यान दो एफिशिएंसी एक्चुअली कितनी होती है P आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर इंटू में 100। अब ये ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, तो 100 से 100 यानी कि P आउटपुट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा P इनपुट। तो पावर इनपुट एंड आउटपुट दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। कोई डाउट यहाँ तक, इनपुट एंड आउटपुट पावर दोनों क्या होंगे इक्वल। एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद है जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला नो। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, द एनर्जी कंटेन्ड इन ए स्मॉल वॉल्यूम थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पासिंग एंड द वेव विल ऑक्सिलेट। द एनर्जी कंटेन्ड इन ए स्मॉल वॉल्यूम थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पासिंग, यानी कि अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस वे में होती है, अगर ये वेव यूं पास कर रही है आगे की ओर किसी स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर में लाइक दिस, अब पूछा गया है पासिंग एंड द वेव विल ऑसिलेट विद, क्या होगा विद द जीरो फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी होती है, पता है ना, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी किसी कंटेनर में पास करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके वेव पार्टिकल की जो ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों क्या होती है सेम होती है। तो मैं पता है जब भी वेव किसी भी मीडियम में कहीं से भी पास करे तो उसके जो फील्ड वेक्टर होते हैं वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे जितनी फ्रीक्वेंसी से वेव मूव कर रही है। एक्चुअली दोनों सेम होंगे, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक ना। अगला, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। एल निकालना है मुझे। द मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया हुआ बेटा 50 मिली वेबर, मिली माइनस का थी वेबर। प्रोड्यूस करंट कितना दिया हुआ है I इक्वल टू 5 एम्पियर। तुम्हें पता है कि सिंस फाइव इक्वल टू कितना होता है LI। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गिवन क्वांटिटी लिख लिया वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ से L निकालना है तो 5/I हो जाएगा। 5 कितना है 50 मिली
डिवाइड बाई आई कितना है 5, तो कितना आ गया बेटा 10 मिली आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू -2, इतने हेल्दी एल की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन आ गया ए। कोई डाउट है यहाँ तक? नो, अगला ध्यान दो। द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज और इतना ध्यान दो। आपको मैक्सिमम फ्रिंज कितना दिया हुआ है 9i और आई मिनिमम कितना दिया हुआ है आपके पास आई रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड तुम्हें पता है कि आई मैक्स बाय आई मिनिमा। एम्पलीट्यूड की फॉर्म में मैंने बताया a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी का स्क्वायर, वे a और b क्या है उनकी एम्पलीट्यूड। ये आपको दिया हुआ 9i डिवाइडेड बाई आई, यानी कि a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इजिकल टू 3/1 हो जाएगा। ये i कट गया, स्क्वायर रूट बोथ साइड। नो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो तो मेरे पास कितना आ गया a प्लस बी इजिकल टू कितना आ गया 3a माइनस में 3b, यानी कि कितना आ गया बेटा 4b इजिकल टू कितना आ गया 2a। तो अब अगर मैं देखूँ तो a बाई बी इजिकल टू कितना आएगा a बाई बी 4/2, यानी कि 2:1। अच्छा ध्यान देना चाहिए इस क्वेश्चन का। मैं b बाई ए भी तो निकाल सकता था, ऑप्शन में नहीं था। दैट्स वाई उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं किसकी वेव किसके साथ निकालना है, क्योंकि ये मिक्स क्वांटिटी है। इसमें a प्लस बी भी, क्योंकि इसके में तो कौन सा भी बड़ा हो सकता है, छोटे बड़े का कुछ पता ही नहीं है। हाँ अगर वो कहता है कि लार्जर बाई स्मॉलर एम्पलीट्यूड निकालना है तो 2/1, अगर स्मॉलर बाई लार्जर बोलता तो 1/2 होता। इन चीज़ों को ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, दैट्स पे आपने 2:1 निकाल दिया, ऑप्शन भी नहीं है वैसा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। आपके पास 2 पार्टिकल A1 एंड A2 ऑफ मासेज M1 एंड M2, M1 ग्रेटर देन M2 है, हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान देना, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो मोमेंटम ध्यान दो। लैम्डा एक्चुअली कितना होता है h/mv। 2 मिनट देखते हैं किसके अकॉर्डिंग चलेगा। आपको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी किस में देखना, बस मुझे यहाँ पे लैम्डा, मेरे पास 3 फॉर्मूले पता है, h/2me, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ये हो गया मोमेंटम की फॉर्म में, और एक h/√2m⁴, ये हो गया पोटेंशियल की फॉर्म में। अब ऑप्शन में देखिए, दे हैव सेम मोमेंटम, बिल्कुल हो गया, क्योंकि मोमेंटम की फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो मोमेंटम जो है वो h/लैम्डा है ना मोमेंटम। अगर दोनों का सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, बेशक अलग अलग मास क्यों ना हो, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है तो मतलब दोनों का मोमेंटम क्या है सेम है। कोई डाउट है यहाँ तक? आंसर ए। वेरीफाई करना है तो दूसरे को भी देखिए, देयर एनर्जी भी सेम। अगर एनर्जी से देखो तो ये आ गया, तो तुम्हारे पास अगर मैं सेकंड के लिए देखूं तो पता है लैम्डा इजिकल टू कितना है h/2me, यानी कि 2me जो है वो h/लैम्डा है, और ये चीज क्या है कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? h कांस्टेंट है दोनों के लिए, लैम्डा भी दोनों के लिए सेम है, तो यानी कि me इजिकल टू कितना हो गया बेटा कांस्टेंट हो गया। यहां से अगर मैं देखूं तो E क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास दोनों का डिफरेंट है तो क्या एनर्जी सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, मगर मल्टीपल हो सकता है। ध्यान दो, अब तुम्हें पता है कि सिंस कौन सा मास बड़ा है, m1 बड़ा है m2 से, तो देयरफॉर E1 छोटा होगा E2 से। तो ये क्या कहता है कि E2 की एनर्जी ग्रेटर, गलत है ना ये? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और मोमेंटम तो गलत है ही, पहले ऑप्शन बचा है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर ये जेई में, अगर मैं मल्टीपल चॉइस की बात करूँ तो मल्टीपल चॉइस यहाँ से पता चलता है, एक केस में मोमेंटम पूछा है, दूसरे केस में एनर्जी पूछा है। तो मोमेंटम के हिसाब से इन दोनों में से एक होगा, या तो सेम होगा या बड़ा या छोटा होगा, उनके हिसाब से एक होगा आंसर। एनर्जी या तो सेम होगी या बड़ा या छोटा होगा, तो इसी वजह से मुझे एनर्जी भी चेक करनी पड़ेगी। ये मल्टीपल चॉइस हो सकता था, मगर ये ऑप्शन गलत है। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़े ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान दो, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटेंगे तो ज़्यादा चार्ज कह दिया, मतलब मोर कंडक्टिविटी।
यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात करता हूँ फोर सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टर में इसका अपोजिट हो जाता है। तो कौन सा आ गया बेटा, इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, आगे ध्यान दो। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इतना। तुम्हें पता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला होता है आर नोड, जो कि कितना होता है बेटा अल्फा पार्टिकल के लिए 2e ZE डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन हाफ एम वी स्क्वायर। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2e का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो किसके लिए आता है, वो अल्फा के लिए ही आता है। कई बार प्रोटॉन भी होता है, उसके इसमें ई यूज करना आपको। अब अगर मैं देखूँ सारी वैल्यू पुट करके, ये कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 2e स्क्वेयर, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वेयर इंटू में जेड है। गोल्ड के लिए कितना होता है भाई 79 2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में 10 की पावर 6, यही होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये हो गया। ये मैंने दो वे में इसलिए लिखा ताकि एक टर्म्स को मैं कंप्लीटली कैंसिल कर सकूं। कोई डाउट है यहाँ तक? नो, अब मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो कितना आ गया 9 इंटू में 2 इंटू में 1.6 इंटू में 79 इंटू 10 की पावर, ऊपर कितना हो गया 19, ये 9 माइनस का 10 आ गया बेटा, है ना, बोलिए बेटा। और ये कितना आ गया 5.5 इंटू में 10 की पावर 6। अब इसे कोई कैलकुलेट कीजिए, अप्रॉक्सीमेट कितना आता है ये 39, जहाँ तक मुझे याद है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 39 फर्मी मीटर आता है ना, 38 फर्मी मीटर है ना, तो 38 फर्मी मीटर के आसपास आता है ये, तो सी होगा। मैंने बोला भी था एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे याद भी करो। अप्रॉक्सीमेट कितना बताया था उस समय 38 फर्मी मीटर, यानी कि 38 इंटू 10 की पावर माइनस 15, पता नहीं 31 भी हो सकता है, 31 और 38 कुछ ऐसे ही आया था। एक बार निकालो इसे कैलकुलेट को। हाँ, तो कैलकुलेट किया तो कितना आया बेटा, ठीक है, मुझे ये क्रॉस करके दूसरा एन यूज करो। कितना आया बेटा 413 इंटू 10 की पावर -16, तो देखोगे तो 4.1 थी इंटू 10 की पावर -14, तो अप्रॉक्सीमेट सी आंसर ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट है? ये दो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक में 7.7 है, एक में 5.5, दो ही वैल्यूज हैं, तो दोनों को याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कितना आता है, चलो आगे ध्यान दो। आपको दिया हुआ ए लाइट बल्ब विच रेटेड 100 वाट फॉर 300 वोल्ट सप्लाई, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स। ध्यान दो क्या है, आपको दिया हुआ है 300 वोल्ट है ना, वाट का कोई काम ही नहीं है। सप्लाई, ये जो सप्लाई होती है ये आपके पास कौन सी होगी आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू गिवन है। तो इसकी जो पीक वैल्यू बनेगी, पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 टाइम्स में आरएमएस वैल्यू होती है, पता है इस बात का, √2 1.41 इंटू में 300, तो कितना हो गया बेटा 324, इतने वोल्ट आ गया। और ये कौन सा आंसर आ गया, अप्रॉक्सीमेट सी। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ पे पावर का कोई रोल नहीं है, ये जो सप्लाई आपको दी हुई है ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। सप्लाई क्या है इसकी, आरएमएस वैल्यू। हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। नो, नेक्स्ट है तुम्हारे पास किर्चॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर, किसके लिए होता है बेटा,
देखो सर्किट क्लोज होना चाहिए, जंक्शन होना चाहिए, चाहे वो लीनियर हो या फिर मल्टीपल ब्रांचिंग के साथ हो, लीनियर या मल्टीपल ब्रांचिंग के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोथ बी एंड सी, किरचॉफ में दोनों ही लॉ आ जाते हैं, जंक्शन लॉ भी आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ये कोई खास नहीं है कि ली पैसे बेटा, जिसमें करंट का ना एक डायरेक्ट वे ना होके घुमा के पाथ दिया हो, एक डायरेक्ट पाथ ना होके, जैसे अगर मान लो मैं इस वे में कह दूँ तो इसमें भी एप्लीकेबल है, और अगर मैं मान लो डायरेक्ट ना जाके कहीं से भी घूमता हुआ गया करंट तब भी, ठीक है, तो दोनों के लिए वैलिड है ना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, असर सॉल्यूशन। द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी तुम्हें पता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट का जो कंसेप्ट दिया था वो बोर्स ने दिया था, और बोर्स के अकॉर्डिंग एनर्जी इन nth ऑर्बिट माइनस का 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेगेटिव होती है हमेशा, नेगेटिव क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड स्टेट में, तो असर्शन तो एकदम ट्रू है। रीजन, द एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, यहाँ पे एनर्जी ठीक है स्केलर क्वांटिटी, मगर ज़्यादातर पॉजिटिव माना जाता है, हमने ये लिखा है ना, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और वो पॉजिटिव ही आता है। यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, कि अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव साइन से हो करता है, और उसी की वजह से ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंड स्टेट में, ठीक है, बाउंड स्टेट में। तो आज इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। देखो फॉल्स नहीं कह सकते आप, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि आंसर बी। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है, आगे ध्यान दो। आपके पास दिया हुआ है इन इंटरफेरेंस ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट सोर्स अकर, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसमें कंजर्वेशन मान लूँ तो ठीक है, एकदम एनर्जी कंजर्व भी होती है और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट भी होती है। अगला पूछा हुआ है द एवरेज एनर्जी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेम एज दैट इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस, ठीक है, पता ना, टोटल एनर्जी हमने ये प्रूफ में भी करवाया था कि यहाँ पे जो बिफोर इंटेंसिटी आती है और वो आफ्टर वाले की एवरेज वैल्यू ली थी, याद है, आई मैक्स प्लस में आई मिनिमा डिवाइड बाई 2, ये ड्राइव हमने किया हुआ है, तो एकदम ठीक है दोनों, तो ए ऑप्शन आएगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन यही ही है। इसी से पता चलता है कि भाई एनर्जी जो है वो दोनों वेव कैरिड आउट हो गए और वो फिर नए सिरे से सुपर इम्पोज होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कोई डाउट है यहाँ तक ना। अगला ध्यान तो आपसे पूछा गया देयर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लाइट क्वांटम टू बी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल नेचर, ठीक है, बिल्कुल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो लाइट के जो क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहे हैं, है ना। लाइट के क्वांटा क्या होते हैं, फोटोन, लाइट के क्वांटा क्या होते हैं भाई, फोटोन। फोटोन का पार्टिकल नेचर है, कैसे पता चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, ठीक है। द डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग प्रूफ, एकदम ठीक है। आपको पता है कि इस फोटोन क्वांटा की डेफिनेट एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h, और मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम इसका अगर मैं देखूँ ये तो एनर्जी होगी और इसका जो मोमेंटम होता है वो h बाई लैम्डा, तो दोनों ही है। मोमेंटा है तभी वो कोलाइड भी कर रहा है, कोलिजन शो कर रहा है ना, कोलिजन ही तो बताता है कि उसकी पार्टिकल नेचर है, ठीक है, तो एकदम ट्रू। बोथ एक्सप्लेनेशन भी यही है इसकी। कोई डाउट है यहाँ तक, क्वेश्चन तीनों बढ़िया थे इसके, ध्यान से करने तुम्हें नो। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज इन रेडार। तो ध्यान दो 19 का अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, 19 के ए पार्ट में पहला रेडार में कौन सा आएगा बेटा, माइक्रोवेव। दूसरा आईसर्जी में यूवी,
यूवी रेडिएशन, पता है ना, अल्ट्रावायलेट। 2 दिन से हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज हमेशा पूछी जा रही है, तो याद करनी पड़ेगी आपको। मैं फिर से एक बार पैटर्न बता देता हूँ याद करने का। हाँ जी, रानी मुखर्जी इज वेरी यूजफुल एक्स गर्ल। चलो, इसका रेंज याद करने का तरीका सबसे आसान है, विजुअल को याद रखो। डिक्रीजिंग वे में होता है ना, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, फिर ये 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, फिर ये 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर, और ये क्या होता है, लेस देन 1 पिकोमीटर से छोटा, गामा लेस देन। नीचे का याद करना बहुत आसान है। ऊपर वाली रेंज, ये हम वेवलेंथ रेंज याद करने का तरीका है। ऊपर वाली रेंज, अब ये कितना हो जाएगा, 400 यानी कि 700 फाइनल आएगा नैनोमीटर से, कितना बेटा, 1 माइक्रोमीटर है ना, और फिर इसमें 1 mm से 1 माइक्रोमीटर, और इसमें लेस देन नहीं मोर देन 1 माइक्रोमीटर, मोर देन 1 माइक्रोमीटर। तो ये आपको रेंज याद होनी चाहिए। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बताऊं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, c बाई लैम्डा होता है। क्या होता है, c बाई लैम्डा। तो अब माइक्रो में देखो तो ये है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, और ये कितना है 10 की पावर -6। तो अगर मैं ये 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 को, तो कितना आ गया, इसकी जो रेंज आएगी 10 की पावर 11 से 10 की पावर, अगर ये 6 होता तो कितना होगा, 14। और यूवी की, यूवी में देखो तो कितना है, नैनो से नैनो ये, और ये कितना हो गया, 10 की पावर -7 हो गया है ना, 7 ऊपर जाएगा तो कितना होगा बेटा, 15। तो 10 की पावर 15 से 10 की पावर, अब 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 17 हर्ट्ज। ये यूवी की हो गया। कोई डाउट है? एग्जैक्ट अगर तुम्हें याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, इसमें मैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में वेवलेंथ की रेंज की बना है, और ये तो याद करने का पैटर्न सीख ही लो, मैंने कई बार बता चुका हूँ इसे, ठीक ना। ना इतना भी वहाँ पे पूरी रेंज भी लिख दोगे ना एग्जाम में, तब भी वो जानेगा कि बच्चे ने बहुत मेहनत की हुई है, पूरी टेबल याद कर ली। कैसे याद की वो बात अलग है, मगर वो देखते ही खुश हो जाएगा। चलो आगे ध्यान दो। 19 है का बी पार्ट, प्रूव दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे प्रूव करोगे इसे, ध्यान दो। हम कैसे दिखाएंगे, तुम्हें पता है कि सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यू ई इक्वल टू कितना होता है, हाफ अपसाइला ई स्क्वायर। मुझे ये प्रूव करना है क्या, कि दिस इज, टू प्रूव क्या करना है, ध्यान दो, टू प्रूव करना है मुझे कि यू ई इक्वल टू यू एम मैग्नेटिक एनर्जी है। अब कैसे दिखाओगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। अब इसे मैग्नेटिक में जाना है। तुम्हें पता है कि सिंस एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ई बाई बी इक्वल टू कितना बताया था बेटा, सी बताया था। तो ये कितना हो गया, हाफ अपसाइला ई स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने आपको ये भी बताया था ऑल्सो, जो सी होता है वो 1/μ नोड अपसाइलन नोड होता है ना। तो यहाँ पे सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 सी स्क्वायर की जगह 1/μ नोड अपसाइलन नोड इंटू में बी स्क्वायर लिखूंगा, इससे ये कट गया। तो कितना हो गया, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नोड। दिस इज व्हाट, यू एम। हैंस हो गया प्रूफ। ये मुझे प्रूव करना था, यू इज इक्वल टू यू एम, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है? लिखिए इसे, बढ़िया है क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं है ना,
मगर फिर भी आपकी नॉलेज है कि इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, और बेसिक 2-3 फॉर्मूले आपको साथ के साथ ये सारी चीज़ें बताई हुई है, रीअरेंज करना है, क्योंकि हर साल सीबीएसई में फिजिक्स में कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नए क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 ही आएगा, मगर आएगा। ज़्यादातर PYQ आते हैं, ठीक है ना। लिखिए इसे एक बार ना, आगे ध्यान दो। A light bulb and a solenoid are connected in series across an AC source of voltage. Explain how the glow of light bulb will be affected when an iron rod is inserted in the solenoid. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना चाहिए। आपको दिया हुआ ए लाइट बल्ब एंड ए सोलेनॉइड, यानी कि एक बल्ब और एक सोलेनॉइड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू AC सोर्स। जैसा क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग सर्किट बना दो। यहां तक बना दिया। एक्सप्लेन हाउ द ग्लो बल्ब बी इफेक्टेड व्हेन द आयरन रोड इज इंसर्टेड। तुम्हें पता है कि अभी जो भी होगा नाउ इस कंडीशन पे जो करंट होगा वो कितना होगा बेटा, ये वोल्टेज जो भी अप्लाइड किया है V/Z होगा, है ना। एंड Z इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका बल्ब का रेजिस्टेंस और प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल कितना है यहाँ पे वेयर, हाँ जी, सोलेनॉइड इंडक्टर कॉइल होता है, सोलेनॉइड इंडक्टर कॉइल होता है, ठीक है ना। तो एसएल जो होता है वो कितना होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा यानी कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू में एल होगा, है ना। नाउ अब हमने क्या कर दिया, नाउ आफ्टर इंसर्टिंग आयरन रोड, अब अगर मैंने रोड इंसर्ट कर दिया तो आयरन रोड बढ़ाते ही एल बढ़ जाएगा, क्योंकि परमियाबिलिटी बढ़ेगी तो एल की वैल्यू बढ़ेगी। देन इंडक्टेंस एल इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करेगा, एज पता होना चाहिए एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू के, म्यू नोट की बजाय म्यू ऑफ मीडियम आ जाएगा, ठीक है, इसी वजह से। तो देयरफॉर अब एक्सेल इंक्रीज करेगा है, सो जेड इंक्रीज होगा, तो देयरफॉर करंट डिक्रीज, करंट क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज करेगा। अब करंट डिक्रीज करेगा तो सो बल्ब विल ग्लो विद लेसर, पहले के कंपेयर में लेसर ब्राइटनेस। कोई डाउट है, तो इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई डाउट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस आपको देनी है, समझ में आ गया। जैसे मैं इसके अंदर आयरन रोड लगाऊंगा तो इसकी परमियाबिलिटी बढ़ जाएगी। पता था आयरन की जो परमियाबिलिटी होती है वो मच मोर देन 1 होती है, रिलेटिव परमियाबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो L की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। L बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो I घटेगा, Z बढ़ा तो I घटा, इनवर्सली है। कोई डाउट है यहाँ तक, हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो। द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन इतना। पहले तो मैंने बताया इस टाइप की क्वेश्चन में हमेशा इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी आएगी कितनी, और इसकी एनर्जी निकालने के लिए मैंने वो एक ट्रिक में बताया हुआ है। तो पता है कि सिंस एनर्जी ऑफ ए पार्ट में एनर्जी ऑफ गिवन रेडिएशन कितनी आएगी बेटा एनर्जी, दिस इज SC बाई लैम्डा, ये जूल में आती है, ई से नोट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना। किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब तुम्हें याद है मैंने इसकी वैल्यू आपको याद करवाई हुई है, कितनी है, 12.41 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब लैम्डा की वैल्यू भी दी हुई है 12.41 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है बेटा, इस नैनो है ना, -9 होगी, इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो 2.75 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा।
पता है -9 था, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया मैंने। तो ये कोई बताएगा कितना आ गया? कोई बताएगा कितना आएगा? 4 पॉइंट आएगा। कितना? 4.5 ही आ जाएगा, है ना? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मैच को पहले 4.5 आएगा, नहीं आएगा? है ना? अब ये देखो तो किस में है, तुम्हें पता है कि इसमें अगर मैं एनर्जी देखूं तो ए की एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए की एनर्जी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी की एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस होता है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितना आएगा? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो सभी की एनर्जी अलग अलग है। तो पता होगा दिस एनर्जी क्रॉसपॉन्ड टू ट्रांजिशन कौन सी भाई? ट्रांजिशन बी। तो बी आ गया आंसर। नाउ आगे क्या पूछा हुआ है? विच ट्रांजिशन क्रॉसपॉन्ड टू मैक्सिमम वेवलेंथ। समझिए बात। समझिए, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो याद रखना नोट्स में बी के फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ये याद रखना बेटा। फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ द एनर्जी गैप शुड बी क्या? मिनिमम। एनर्जी गैप शुड बी मिनिमम। कोई डाउट है? एनर्जी गैप शुड बी मिनिमम। तो एनर्जी गैप क्या होगा? मिनिमम होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? अब मिनिमम क्या हो गया? तो देयरफॉर मैक्सिमम। अच्छा ये यहां से पता है ना, एनर्जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो देयरफॉर मिनिमम, सॉरी हमें तो मैक्सिमम देखना है ना। देयरफॉर मैक्सिमम वेवलेंथ क्रॉसपॉन्ड टू कौन से? ट्रांजिशन, क्रॉसपॉन्ड टू ट्रांजिशन ए। अच्छा ये मैक्सिमम पूछा हुआ है, अगर मैं मिनिमम पूछता तो किस में आता है बेटा? मिनिमम के लिए अगर मैं देखता तो सी, इसके लिए सी के लिए लैम्डा क्या होता? मिनिमम होता। और ए के लिए लैम्डा क्या है? मैक्सिमम है, याद रखना ए के लिए। कोई डाउट है यहां तक? पक्का कोई डाउट नहीं है? अच्छा ध्यान दो, ये आगे क्या? फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इन जूल। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है क्या? 2 का है, काफी बड़ा दे दिया है। ध्यान दो, इसके अगर मैं थर्ड पार्ट में देखूं, थर्ड पार्ट के लिए ध्यान दो, तीसरे पार्ट के लिए अब तुम्हें पता है 1 AMU इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद है कितना था? 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसे जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 931.25 इंटू में 1.6 इंटू 10 के पावर -13 जूल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो निकालेगा कोई और बताएगा कितना आएगा? ये बी पार्ट मैंने निकाल दिया है, ये आंसर हो गया। ए पार्ट में 1 AMU इक्वल टू, कोई मल्टीप्लाई करके बताए कितना आएगा? जल्दी निकालो, कितना है? 1490 -13, तो कितना हो गया बेटा? 1.49 इंटू 10 की पावर -10 जूल। इतना आंसर आएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो।
Write two character sketch of image formed when an object is placed between optical center and focus of a thin convex lens. ध्यान दो, इसके अगर मैं देखूं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड लार्ज। तो पता होना चाहिए पहले राइट टू कैरेक्टर स्केच में, तो टू कैरेक्टर स्केच पहला, इमेज इज वर्चुअल एंड दूसरा इमेज इज एंड लार्ज। वर्चुअल एंड इरेक्ट एक में कर दो, है ना, इरेक्ट भी तो बनेगा भाई, और दूसरा एंड लार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। आगे, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, ध्यान दो। इसका सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड पार्ट में आपको इमेज डिस्टेंस v और u में ग्राफ पूछा गया। अब सर ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इमेज तो यहाँ पे बनेगी ना, नहीं पीछे बनेगी, पीछे बनेगी तो थर्ड में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, पता ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसकी जो बनेगा वो थर्ड, क्योंकि यहाँ पे फाइनल इमेज पीछे बनेगी, ये v हो गया और ये क्या हो गया, u हो गया, तो u भी नेगेटिव हो गया और v भी नेगेटिव आ गया। तो ग्राफ कैसे जाएगा, अच्छा अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी इसकी, इनफाइनाइट पे बनेगी। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान दो, सिर्फ इसी केस के लिए बनाना है। तुम्हें पता है जो हम प्रैक्टिकल में ग्राफ बनाते हैं, समझो पहली बात तो प्रैक्टिकल का केस, प्रैक्टिकल में जो हम बनाते हैं वो हम सेकंड क्वाड्रेंट में बनाते हैं, है ना, यूँ ऐसे बनाते हैं। और तुम्हें पता है कि यहाँ से एक 45 का बनाते हो फिजिक्स प्रैक्टिकल में, और ये 2f की वैल्यू देता है, क्या देता है, 2f की वैल्यू, पता है ना इस बात का। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता है कि वर्चुअल इमेज तो दिखाई नहीं देती, हम रियल इमेज के लिए करते हैं। हम एक जगह ऑब्जेक्ट, पीछे का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोइंसाइड करवाते हैं ना इमेज के साथ, तो वो रियल इमेज होती है। जो हम दिखाते हैं चाहे वो कॉनकेव हो या कन्वेक्स मिरर या लेंस, वो रियल इमेज के लिए करते हैं। तो रियल इमेज के लिए अब v इस साइड में बनेगा, तो v क्या हो गया, पॉजिटिव, इसी वजह से यहाँ पे गया, और u क्या हो गया, नेगेटिव। और जैसे से ये f की तरफ जाएगा तो v क्या हो गया था, इनफाइनाइट। तो ग्राफ तो वैलिड होता है। अब इस वाले केस में कैसे बनाओगे, यानी कि अगर मैं इसका पूरा देखता 2f मान लो, अगर मैं इसे f मान लूँ तो ये 2f हो गया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना, 2f वाला, मगर f, ये f पे इनफाइनाइट जाएगा यूँ। ठीक है, इसमें मुझे ये है 2f। ठीक है, अब f पे कैसे जाएगा ग्राफ, f से बियॉन्ड में, f के बियॉन्ड में अगर तुम देखोगे तो यही ग्राफ जाएगा तो रेसिप्रोकल शेप में ही, मगर f पे क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, है ना। और जैसे से u क्लोज जाएगा वैसे वैसे b क्या होगा, पीछे की हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा यू। ठीक है, इसमें बनाओगे आप बस।
ज़्यादा एकदम जीरो नहीं करना क्योंकि यू जीरो नहीं हो सकता, यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, कोई डाउट है? ये कंप्लीट ग्राफ ऐसा जाता है वैसे तो, कंप्लीट। तो मैं बता ना यू अगर नेगेटिव होगा तो वी पॉजिटिव होगा, जाएगा इसी में मगर। तो ये वाला केस जो हमें बोला गया वो ये वाला केस है, दिस इज द रिक्वायर्ड केस, ठीक है, ये वाला पोर्शन। कोई डाउट है? हाँ, आगे चलो। ये ग्राफ देख ले, को ज़्यादा वर्चुअल के नहीं, हम रियल इमेज के ग्राफ बनाते हैं प्रैक्टिकल वे में सब जगह। नाउ ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द इंटेंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डॉप्ड विद इम्प्योरिटी एटम ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी तुम्हें पता है कि एक्चुअली कौन से में आता है, नेगेटिव पॉजिटिव आसाम सब भी, ये होता है एंटीमनी। ये क्या होते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं। कौन से होते हैं? 5 इसकी वैलेंसी होती है। पेंटावेलेंट की डॉपिंग करते हैं कौन सा सेमी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहली बात तो फर्स्ट केस में रिक्वायर्ड सेमीकंडक्टर आफ्टर डॉपिंग इज एन टाइप। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा एन टाइप का? एक तो अच्छा पहले तो नेम पूछा हुआ है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी यहीं पे बता दो। बताओ चाहिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हेयर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे बेटा? और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, याद आ जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट केस था, सेकंड यानी कि है तो ये पूरा फर्स्ट केस ही, एक ही बना दो। अब इसका हमें एनर्जी बैंड डायग्राम, मगर एनर्जी बैंड डायग्राम में एक खासियत है, ये नहीं बोला कि 0 केल्विन पे बनाना या फिर टी पे, तो आप दोनों बनाओगे इसके। नाउ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो यहाँ पे आप दोनों के बनाएंगे, 0 वाला भी, जैसे मान लो ये देखो, मैं पता है ना यहाँ पे नीचे कौन सा बैलेंस हो गया? बैलेंस बैंड। ये एनर्जी गैप तुम्हें पता है जर्मेनियम के लिए बोला हुआ है, तो जर्मेनियम का कितना होता है? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ऊपर कौन सा है बेटा? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे एक डोनर एनर्जी लेवल बनती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने, तो दिस इज योर डोनर एनर्जी लेवल। क्या है ये? डोनर एनर्जी लेवल। आप यूं बनाएंगे, ये है एट कितने पे बेटा? 0 केल्विन पे। ना अगर मैं टी केल्विन पे देखूं, सॉरी टी टेम्परेचर पे, ये आपके पास है कंडक्शन बैंड, है ना, ये बैलेंस बैंड, सेम चीज है, बैलेंस बैंड। और ये कितना हो गया? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पे खाली दिखा देना। क्यों खाली दिखाए? क्योंकि टी टेम्परेचर पे ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए और कुछ बॉन्ड भी टूटेंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे भी होल बनेगा, तो यहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन्स आप दिखाओगे। ये है एट टी केल्विन पे बैलेंस बैंड, है ना, कोई डाउट है? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स। ये दोनों ही बनाएंगे आप एट टी टेम्परेचर पे और 0 केल्विन पे। कोई डाउट है यहाँ तक? हो जाएगा, लिखिए इसे फटाफट, आगे ध्यान दो। How does the width of depletion region in PN junction vary
इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज। ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डोपिंग कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं जेनर डायोड में, हालांकि जेनर डायोड सिलेबस से हट गया, दैट्स वाई आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं, मगर आपको जेनर डायोड के नाम पे नहीं है। अगर मैं डोपिंग बढ़ा देता हूँ, ध्यान देना चाहिए, मैं इसे हल्का से समझा देता हूँ। ये पीएन जंक्शन है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव डिप्लीशन विथ बना था और यहाँ पे पॉजिटिव। समझिए, अगर मैं डोपिंग कंसंट्रेशन पी बहुत ज़्यादा हैवली डॉप्ड कर दूँ पी में, इसी तरह से एन में भी हैवली डॉप्ड कर दूँ, तो सोचिए ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से क्या हुआ था, होल का माइग्रेशन हुआ था, तो क्या होल बहुत आगे तक मूव करेगा जब हैवली डॉप्ड होगा? नहीं ना, इसे जगह मिलेगी नहीं आगे जाने की, तो मतलब ये सिमट जाएगा, ये जो बैंड है वो इतने में ही आ जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बहुत आगे नहीं जा पाएगा, बहुत नियर द जंक्शन रह जाएगा, तो विथ क्या हुई? डिक्रीज। याद रखना, दोनों चीजें मैं बता देता हूँ। डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिप्लीशन विथ क्या होगी? घटेगी, और जंक्शन फील्ड बढ़ेगा। जंक्शन फील्ड क्यों? क्योंकि फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय विथ। अगर विथ घटेगी तो जंक्शन फील्ड बढ़ेगा। तो मैं ये दोनों बता देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक जिनन में था, मगर ये तुम्हें आना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि आप जिनन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर क्या है? बाय इंक्रीजिंग डोपिंग कंसंट्रेशन the junction with the depletion region, लिखो इसे, the width of depletion region decrease, but क्या भाई? but जंक्शन फील्ड इंक्रीज। जंक्शन फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसका बी पार्ट में याद रखना, इन द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट इज इतना? 25 ही रहेगी। हाफ वेव में याद रखना, हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फुल वेव में डबल हो जाती है। तो मैं ये एक चीज नोट्स में बता देता हूं, नोट्स में याद रखना, इन हाफ वेव रेक्टिफायर जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट है वो फ्रीक्वेंसी इनपुट के इक्वल होगी, याद रखिएगा। और याद रखना, इन फुल वेव रेक्टिफायर में होगा क्या? आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट के। ये ऐसी ऐसी चीजें याद रखो बेटा, वैसे क्लास नोट्स में मैंने बताई हुई है आपको। तो यहाँ पे तो देयरफॉर इन हाफ वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कितना होगा भाई? 25 हर्ट्ज होगा। याद है जाएगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखो। आगे बढ़े नो। अगला, इफ वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल स्लिट्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होता है। ध्यान दो, सुनो मेरी बात। ये क्वेश्चन 2 वे में मैं जैसा एक्सप्लेन कर दूं। ये यंग डबल स्लिट है, तुम्हें पता है एस ये है, लाइट ये जाएगी, कहीं पे इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन तो आता है कि अगर मैं एक को ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दूं, किससे कवर्ड कर दूं? तो पता है ना, यंग में 2 स्लिट होते हैं जिसकी वजह से वो इंटरफेरेंस हो करता है। अगर एक को मैं कवर्ड कर दूं तो अब क्या हो जाएगा? वो सिंगल स्लिट में क्या होता है? डिफ्रैक्शन। तो उसका तो आंसर ये होता। मगर क्या इसने ब्लैक पेपर लगाया है? नहीं, ग्लास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है।
अगर मैं एक लाइट सोर्स के आगे कोई ट्रांसपेरेंट चीज लगा दूं तो क्या उतनी ही ब्राइटनेस आएगी लाइट की? नहीं, कम हो जाएगी। तो ग्लास बीइंग अ ट्रांसपेरेंट लाइट तो देगा मगर इनिशियल्स के कंपेरेटिवली कम कर देगा, उसकी ब्राइटनेस को कम कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा। कितना कम करेगा देखते हैं। ये ग्लास के साथ कवर्ड किया सो दैट द लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू रिड्यूस टू कितना भाई 50%। यानी कि अगर पहले आई नोड हो रहा था ग्लास लगाती, अब हमने ग्लास लगा दिया तो यहां पे कितने हो गया आई नोड बाय 2 हो गया, हाफ इंटेंसिटी हो गई है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ध्यान दो बेटा समझिए ए पार्ट में। अब इंटेंसिटी में भी बता रहा है तो आई मैक्स बाय आई मिनिमा, समझना जरा। आपको पता है कि इंटेंसिटी में रूट आई वन प्लस में रूट आई टू का होल स्क्वायर, रूट आई वन माइनस में रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये होता है इंटेंसिटी की टर्म में। एम्पलीट्यूड की टर्म में ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस में बी का होल स्क्वायर। वही तुम्हें पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंटेंसिटी। तो ए और बी के बजाय मैंने इंटेंसिटी में लिख दिया। अब आई वन तो है तुम्हारे पास कितना आई नोड प्लस में ये कितना हो गया आई टू, आई नोड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बेटा कितना आएगा आई नोड माइनस में आई नोड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। सब कुछ काट पीट के अगर मैं देखूं तो एलसीएम लूंगा तो ये कितना आएगा रूट 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसी को नीचे रेशनलाइज कर दूं मैं, रूट 2 प्लस में 1 इंटू में रूट 2 माइनस में 1 है ना बेटा, रूट 2 माइनस में 1 ऐसा करो प्लस कर दो और रूट 2 प्लस में 1 डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिया मैंने। तो नीचे तो कितना आ गया 1 और ऊपर कितना आ गया इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस में 1 जमा में 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। नीचे कितना आ गया 1 का होल स्क्वायर भाई, 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। कोई डाउट है? यानी कि मेरे पास कितना आ गया 3 प्लस में 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इसे भी खोलूंगा बेटा तो मेरे पास कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 जमा में 8 जमा में 6 दूनी 12 रूट 2 है ना, यही आएगा। यानी कि 17 प्लस में 12 रूट 2 इतना आएगा आंसर, इतने रेशो 1। कोई डाउट है? तो पहले पार्ट का ये आंसर है। ठीक है, कोई गलत नहीं है ना? ठीक है, अब सेकंड पार्ट में ध्यान दो। ठीक है, मुझे ऊपर करना पड़ेगा, लिख लिया। अगला ध्यान दो सेकंड पार्ट में। बी पार्ट, what kind of fringe do you expect to observe if white light is used instead of monochromatic light? सेंट्रल फ्रिंज अगर मैं कभी भी मोनोक्रोमेटिक की बजाय, तुम्हें पता है मोनोक्रोमेटिक से सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बनता है, सस्टेन्ड की कंडीशन ही मोनोक्रोमेटिक है। मगर अगर व्हाइट लाइट यूज करता हूं तो व्हाइट लाइट क्या सस्टेन्ड बनाएगा? नहीं, क्योंकि व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस तो बनेगा नहीं। मगर क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो तो सभी का सुपरइम्पोजिशन होगा तो वो प्योरली व्हाइट आएगा। बाकी कलर्ड फ्रिंज जाएगी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट विड्थ की और विद नो फिक्स पोजीशन। ऐसा नहीं कि जहां पे डार्क बना वहां पे हमेशा डार्क ही बनेगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए सस्टेन्ड। सस्टेन्ड मतलब परमानेंट, परमानेंट का मतलब जहां पे ब्राइट बनना वहां पे ब्राइट ही बनेगा हमेशा, जहां पे डार्क बनना वहां पे हमेशा डार्क ही। इसी वजह से वो पूरा पैटर्न हमें दिखाई देता है। अब ये सस्टेन्ड नहीं होगा तो यहां पे लिखेंगे आप आंसर में बी पार्ट में, नो सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड। पता होना चाहिए हियर नो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड, हियर we get
सेंट्रल फ्रिंज with white curve and other fringes are curved. क्या होंगे? curved होंगे with different fringe width, with different क्या भाई fringe width and having, या बस इतना ही लिख लो, different fringe width. सही. कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े. Two point charge 10 microcoulomb and 40 microcoulomb are placed 6 centimeter apart in vacuum. At what distance from 10 microcoulomb will the net electric field is 0? देखिए बेटा, पहली बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको एक नोट्स में याद करवाया था कि अगर दोनों चार्ज आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों प्लस है या फिर दोनों माइनस है, तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा? दोनों के बीच में. ये पोजीशन ऑफ लल पॉइंट होगा, P इज द लल पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा. पहला पॉइंट तो ये याद करने को बोला है. दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास एक प्लस का चार्ज है, दूसरा माइनस का है, तो लल पॉइंट कहाँ पे आएगा? आइदर साइड में कहीं पे भी आ सकता है, टुवर्ड द लेस मैग्नीट्यूड चार्ज. देन बताना चाहिए यहाँ पे, देन पॉइंट P वेयर E कितना होगा? 0 इज ऑन आइदर साइड हो सकता है, वेयर ऑन आइदर साइड कहाँ पे होगा? टुवर्ड द लेस मैग्नीट्यूड चार्ज. ऑन आइदर साइड टुवर्ड लेस मैग्नीट्यूड चार्ज. याद दीजिएगा, जहां पे कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उस जगह पे होगा. कोई डाउट है यहां तक? नो, आप समझिए इसमें. तो यहां पे पहले तो बताइए मुझे है क्या? दोनों के दोनों क्या है? एक प्लस का 10 माइक्रोकूलम है और दूसरा क्या है? प्लस का 40 माइक्रोकूलम है. तो दोनों प्लस है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आएगा? बीच में आएगा. ये वाला केस हो गया. और कहाँ पे आएगा? टुवर्ड द लेस मैग्नीट्यूड. मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस है x, टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई बेटा? 6 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर में देखो तो ये 6 माइनस में x सेंटीमीटर हो गया. ठीक है. तो पता है फ्रॉम फिगर अगर मैं देखूँ ये इसका आंसर है. तो फ्रॉम फिगर एट P पे आपको पता है इसकी वजह से जो फील्ड होगा पॉजिटिव E1 यहाँ पे जाएगा, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो E2 यहाँ पे जाएगा, है ना. तो E1 इजिकल टू कितना होगा बेटा? E2 होगा. E1 है इसकी वजह से 10 Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना? x स्क्वायर. अब ये जो है E2, Q कितना है? 40 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 6 माइनस में x का स्क्वायर. अच्छा ध्यान दो, वैसे मैंने सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया. क्यों नहीं करा? क्योंकि दोनों साइड से वो जो भी यूनिट होगी कट जाएगी. तो इससे ये कट गया. तो आप देखो तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 डिवाइड बाई 6 माइनस में x का होल स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स इजिकल टू 2 डिवाइड बाई 6 माइनस में x. तो 6 माइनस में x इजिकल टू कितना आ गया बेटा? 2x. तो x इजिकल टू कितना आ गया? 6 बटे में 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर. याद हो जाएगा? ठीक है. अच्छा, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, याद है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए
याद है किसी को? कहाँ याद होगा, है नहीं बेटा? चलो मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने ट्रिक बताई थी, जो सीधा x निकालोगे, जहां से निकालना है, Q1 से निकालना है तो इसे छोड़ो, दूसरे वाले को पकड़ो, रूट में Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस में Q2 इंटू में जो डिस्टेंस है टोटल, ये मान लो a है। निकाल के देखो, ये कितना हो गया, रूट 40 डिवाइड बाई रूट 10 रूट 40 इंटू में 6, 10 से 10 कट गया, ऊपर कितना आ गया 2 इंटू में 6, नीचे कितना आ गया बेटा 3 आ गया, तो ये तो 4 आ गया। तो क्या होता है, कम वाला ही लेते हैं, यहाँ पे Q1 होता है, जहाँ से निकालते वही लेते हैं Q1। तो Q1 के हिसाब से कितना आ गया 10 आ गया, 10 का 1 आ गया, है ना? तो आंसर कितना आ गया फाइनली 2 आ गया। आना तो कम ही है, ज़्यादा तो आएगा, यूँ भी सोच रहे थे कम से निकालना है तो कम वाला लेंगे, या जहाँ से निकालना वही वाला लेना है। कम से कम डिस्टेंस आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा टुवर्ड द लेस मैग्नीट्यूड। तो ये एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको, याद है जाएगा। आगे बढ़े, मगर ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में है, वैसे आया तो आपको फुल्ली सॉल्व करना है, ठीक है। और देखो कभी ये भूल जाओ ना, तो इस बात का याद रखो, टोटल 6, यहाँ से 4 तो आ ही नहीं सकता, लेस मैग्नीट्यूड के पास डिस्टेंस कम होगी, तो 4 आए तो मतलब 6 में से घटा, तुमने उल्टा कर दिया, बस इतना समझ लो, ठीक। जहाँ सा टेक्निक भी यूज किया करो, ठीक है। ना आगे ध्यान दो, draw the schematic sketch of an AC generator, describe the basic element briefly, its working principle, so the plot of various। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया 3 मार्क्स में। पहला तो डायग्राम ध्यान दो क्या है, क्यों पता है AC जनरेटर का, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये एक रिंग लगा दी इसके साथ, है ना, ये दूसरी रिंग लगा दी R1 R2, और इसे रोटेट करने के लिए हमने एक बीच में से एक्सेल लगा दिया, है ना बेटा। और यहाँ से 2 ब्रशेस निकाल दिए B1 और B2 करके, ब्रश है B1 और B2, यहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL, इसी का क्रॉस E आउटपुट निकाल दिया। ये आपके पास एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोर है, और ये है कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये आपके पास कॉइल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक पोल्स। ये आपके पास क्या है, रिंग्स है, ये हैंडल है जिससे आप इसे रोटेट करेंगे इस वाली डायरेक्शन में विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये 2 ब्रशेज है, ब्रशेज कार्बन के है, ये पता है ना, कार्बन ब्रशेज, ये लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो आ गया इसका स्कीमेटिक डायग्राम। डिस्क्राइब इट्स बेसिक एलिमेंट्स, वो हमने लेबल कर दिया इसी में, क्योंकि 3 नंबर में। स्टेट ब्रीफली इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है पता होना चाहिए। व्हेन द कॉइल रोटेट्स, आपको पूरा बताना है एज ए, क्योंकि यहाँ पे बोला ब्रीफली बताना है वर्किंग प्रिंसिपल जिस पे ये काम कर रहा है। तो मैं पता है जब मैं कॉइल रोटेट करूँगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए, या फिर सीधा लिखना चाहो तो वर्डिंग कुछ ऐसी बनाओ, इट इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ। किस पे बेस्ड है,
फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ EMI क्या हो गया, ठीक है, दैट इज whenever the magnetic flux linked with coil change and induced EMF produced in coil, एक इंड्यूस्ड EMF क्या होगा भाई, प्रोड्यूस इन कॉइल होगा, विच लास्ट, जो कि कब तक रहेगा, विच लास्ट एज लॉन्ग एज फ्लक्स चेंज कंटिन्यू, जब तक ये फ्लक्स चेंज होता रहेगा, विच लास्ट एज लॉन्ग एज द फ्लक्स चेंज कंटिन्यू। कोई डाउट है यहाँ तक? नो, अब इसमें अगर ग्राफ देखूं मैं, ध्यान से देखना बेटा, variation of magnetic flux and alternating EMF versus time generator loop in the wire rotating the magnetic field, तो ये पूरा ही बनाना पड़ेगा आपको, याद है हमने क्लास नोट्स में बनवाया, वैसे ध्यान दीजिए, जगह ज़्यादा चाहिए होगी इसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स और अल्टरनेटिंग करंट, तो पता है ना टाइम जनरेटिंग में क्या था, पहले हमने क्या माना था, यहाँ पे फ्लक्स को मैक्सिमम माना था, 4 फिगर बनी थी, पता है ना, क्या बेटा, नहीं डायरेक्ट नहीं बनाना, क्योंकि वहाँ पे बोला है रोटेशन के साथ, बोला हुआ है रोटेशन, ये हमेशा डायग्राम इसी में आएगा कि आपको ये फिगर बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। एक ही फिगर, ये पहले यूं था, अब ये मान लो PQRS, अब PQ यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे गया, Q यहाँ पे आ गया, RS हो गया, है ना, तीसरे में, अब PQ पीछे जाएगा, RS सामने आ जाएगा, PQ पीछे गया, RS सामने आ जाएगा, फिर क्या होगा भाई, घूम के वापस अब इस शेप में आ जाएगा, RS यहाँ पे चल जाएगा, PQ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलो, ये 4 अलग अलग सिचुएशन है, यहाँ पे थीटा कितना है, 90 या 0 है, 0 है बेटा, यहाँ पे थीटा कितना है, नॉर्मल के साथ देखते हैं ना एंगल, भाई नॉर्मल भी यहीं पे, मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पे, मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पे, नॉर्मल भी यहीं पे, तो थीटा कितना हो गया, 0, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 180, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 360, नहीं बेटा 270 डिग्री, फिर 360 करना है तो वापस यहीं पे आएगा, अगर 360 वाला भी दिखाना है तो वापस यहीं पे आएगा, यानी कि PQ सामने आ गया, RS पीछे चले गया, है ना, या R ये ऐसे। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, फ्लक्स के लिए अगर मैं बनाऊं ग्राफ, फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा इस जगह पे, इस सिचुएशन में यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा, यहाँ पे 0, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम, सॉरी 2 मिनट, ध्यान दो, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, 0 फ्लक्स, यहाँ पे फिर से मैक्सिमम होगा मगर नेगेटिव में, यहाँ पे फिर से कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा, है ना बेटा। ये यूं जाएगा, ये फ्लक्स वर्सेज टाइम है, ये टाइम T4 है, यहाँ पे T हाफ है, यहाँ पे T/4 है, और ये कंप्लीट T हो गया, है ना। अब इसी का अगर मैं, तुम्हें पता है कि ये जो बनाया आपने, ये जो ग्राफ बनाया वो phi = BA cos थीटा का बनाया है, ओमेगा टी का, ओमेगा टी में T ये हो जाएगा स्मॉल। अब दूसरा अगर मैं EMF का बनाऊं,
तो इसका डिफरेंशिएशन ईएमएफ आएगा वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो नेगेटिव के लिए कैसे जाएगा, साइन का जाएगा, सिंपल है, साइन का जाएगा। और साइन का ग्राफ कैसे जाएगा, इस वे में, जहाँ पे ये मैक्सिमम वहाँ पे ये मिनिमम, जहाँ पे ये मिनिमम वहाँ पे वो मैक्सिमम एंड सो ऑन। ये साइन का गया फ्लक्स हो जाएगा। बना दोगे तो ये दोनों ग्राफ जाएंगे सेम क्रॉसपॉन्डिंग, T/4 T/2 3T/4। तो मैं बताना यहाँ पे जो EMF का आता है वो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनता है। ये NBA कॉस ओमेगा टी का बनता है। एक माइनस तो फॉर्मूले में होता है, दूसरा कोस का भी माइनस आता है, माइनस का साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। कॉस का भी तो प्लस आता है और माइनस आता है, डिफरेंशिएशन। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये ग्राफ आपको बनाना है। ये ग्राफ मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे ध्यान दो। क्वेश्चन है, ए बार मैग्नेट dipole moment m moving toward the circular loop of conducting material having the radius r, resistance r, negligible self inductance. If the plane of the coil is perpendicular to the direction of the motion of magnet through the center of the loop, find out the expression for repulsive force experienced by the magnet. Assume the distance of the magnet s from the loop is very large in comparison to the radius of the loop. देखिए पहले तो क्वेश्चन क्या है, ताकि मैं पेज ऐड कर सकूँ, इसमें लिखने की जगह तो है नहीं। पहले क्वेश्चन समझिए। आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक मैग्नेट है हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट m मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। मैं ध्यान दो, आपको दिया हुआ है कि एक सर्कुलर लूप है और एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, m है, और ये फॉल कर रहा है अलोंग द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप की ओर। जैसे ये फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये कौन सी पोलैरिटी जनरेट करेगा भाई, नॉर्थ ही। तो यानी कि नॉर्थ की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसमें होगी कि ये इसे क्या कर देगा भाई, रिपेल करेगा। तो आपको वो फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक ना। और एंड की जो लाइन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, प्लेन की ओर फॉल करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कैसे जनरेट हुआ मैंने अभी बताया। एज्यूम दैट द डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेट एस फ्रॉम द लूप इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द लूप। रेडियस क्या, आर। चलो अब मैं उसी क्वेश्चन को देखता हूँ, ध्यान दो। आपको इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो आर है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, एस, ठीक है ना बेटा। अगर मैं मान लूं लेट आई बी इंड्यूज करंट इन लूप, लूप में इंड्यूज हो रहा है ना, ठीक है। लेट आई बी द इंड्यूज करंट, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, समझिए। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट एस डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे भी, एस डिस्टेंस। तो पता है ये तो एक्सिस ऑफ लूप हो गया। एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद है किसी को, म्यू नॉट एम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ किसका, कॉइल का, डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस में एस का स्क्वेयर की पावर 3/2, यही होगा। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम वो कितना होता है, एन आई ए, एन हो गया 1 आई, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वेयर। तो कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट एन कितना हो गया 1 आई इंटू में पाई आर स्क्वेयर, और डिवाइड बाई कितना आ गया 2 पाई इंटू में एस की क्यूब। क्यों किया मैंने एस की क्यूब, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ऑल्सो आपको गिवन है कि आर मच लेस देन एस है, तो देयरफॉर आर स्क्वेयर प्लस में एस स्क्वेयर अप्रोक्सीमेट कितना होगा बेटा, एस स्क्वेयर होगा, है ना।
तो एस स्क्वायर की पावर 3/2, तो मैंने ये लिख दिया, कोई डाउट है यहाँ तक? अब पाई से पाई कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2s की क्यूब, ये हो गया इंटू में आर स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? पहले बताइए मुझे। अब ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट है या पोल स्ट्रेंथ है? पहले ये देखो, मैग्नेटिक मोमेंट है या पोल स्ट्रेंथ है? डाइपोल मोमेंट है। तो फोर्स कितना लगेगा इस पे? ध्यान दो, तो अगर ये पोल स्ट्रेंथ होता तो फोर्स निकाल सकते थे हम इसकी। अगर मैं मान लूं कि इफ एम डैश इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, तो देयरफॉर फोर्स कितना होगा बेटा? हाँ, फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू में बी था, तो कितना हो जाएगा, एम डैश म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2s की क्यूब आ गया, ये फॉर्मूला होगा। मगर उसके लिए एम डैश यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोल स्ट्रेंथ, ना कि डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो फिर ये आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के केस में फॉर्मूला अलग बन जाता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है P1 इंटू में P2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन और डी की क्यू आ जाता है। ये जब आता है जब दो डाइपोल पास में हो ऑन द एक्सिस पे, मगर ये फॉर्मूला कहीं है ही नहीं, तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में ही इसे बताऊंगा, ठीक है। तो यहीं तक यूज करना है। हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत आपको आएगी, वो है आई की। आई क्योंकि गिवन नहीं है, वह आई क्या है यहाँ पे, इंड्यूस्ड करंट है, तो आई इज इक्वल टू 1/r इंटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/r क्या है इसका रेजिस्टेंस है, और ये मैग्नेट का जो फॉल कर रहा है उसकी वजह से बी में चेंज ही जाएगा, तो एरिया तो इसका कितना आएगा, वही पाई आर स्क्वायर होगा इंटू में डी बी बाई डी टी। आप इसी फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि बी बी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। तो वो डी एक्स बाई डी टी, फिर इसका वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आ जाएगा, काफ़ी बड़ा जाएगा। आप बस इतने ही फॉर्म करके डाटा लिख देंगे आउट ऑफ सिलेबस से, तो फुल मार्क्स आपको मिलने हैं, ठीक है। फुल मार्क्स आपको मिलने हैं, बस जैसा आइडिया बता दो कि हाँ भी इसे से आपने किया हुआ है सॉल्व, ठीक है, निकल जाएगा। लिखिए इसे एक बार। अगला ध्यान दो क्या है, A conductor of length L is rotated about one of its end with constant angular speed omega in a plane perpendicular to the uniform magnetic field. ठीक है, plot the graph to show variation of EMF induced across the end of the conductor with angular speed and the length. ध्यान दो, एक्सप्रेशन ने पूछा कहीं पे, है ना। आपको दिया हुआ है कि एक रॉड है लेंथ L का, इसे रोटेट किया हुआ है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इनसाइड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऐसे ही दिया हुआ है। वैसे तो यहाँ पे ड्राइव करना आता है एक्सप्रेशन नहीं पूछा गया, है ना, पता है ना। वैसे करना आसान है, हम dl मानते हैं, dx मानते हैं x डिस्टेंस पे, इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा x होता है, तो स्मॉल d e इक्वल टू कितना बनता है बेटा, b l b, है ना। तो b dx ये कितना हो गया, ओमेगा x हो गया, तो टोटल EMF निकालेंगे तो इंटीग्रेशन b ओमेगा x dx हो जाएगा, और ये 0 से l जाएगा, तो b ओमेगा कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से l, तो कितना आएगा हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये EMF आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, अब ये EMF आ गया, तो पहले पार्ट में ग्राफ हमें दिखाना है किसका, EMF वर्सेज एंगुलर स्पीड। ये तुम्हें पता है कि सिंस E इक्वल टू कितना हो गया, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, E इक्वल टू ओमेगा, तो E वर्सेज ओमेगा का ग्राफ कैसा जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या है, लेंथ,
तुम्हें पता है कि ई कितना है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो यानी कि ई इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो ग्राफ एल वर्सेज ई का ग्राफ कैसे जाएगा, पैराबोला। कोई डाउट है यहाँ तक? ये दोनों ग्राफ आपसे पूछेगा, जहाँ तक इस चीज में ये एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है। हो जाएगा? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे ध्यान दो। टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कितना दिया, वो 1 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट। देखो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है सीबीएसई में। दो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर कोएक्सियली रखे गए, और कंसेंट्रिक भी है, यानी कि सेंटर सेम है। इस वे में ना भाई, है ना, इस वे में एक का रेडियस कितना है, R1 कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, R2 कितना है 20 सेंटीमीटर। ये मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो पता है कि ऐसे में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, हम ऑटो में करंट मानते हैं तो फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स इक्वल टू कितना होगा, बी इंटू में अंदर वाले का एरिया कितना है, पाई R1 का स्क्वायर, और बी कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R2, है ना, पाई R1 का स्क्वायर, पता है ना। और ये फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, एम आई। फ्लक्स कितना होता है बेटा, एम आई एम से एम कट गया, आई से आई कट गया, तो कितना आ गया, म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। याद है ना, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जब हमने ड्राइव भी किया है 2 सर्कुलर लूप के लिए। हमने फिगर उस समय ये बनाई थी 1 2 ना। अब यहाँ पे सारी वैल्यू गिवन है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू में पाई R1। R1 कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में R2 कितना 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻²। तो 1 से तो ये कट गया पावर, है ना, तो कितना आ गया पाई स्क्वायर। पता है ना पाई स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट कितना होता है बेटा 10 लेते हैं, तो कितना आ गया 4 से ये 4 कट गया, तो ऊपर 10 आ गया, 10 से ये 10 कट गया, है ना नीचे वाला, तो कितना आ गया 10⁻9 हेनरी। बस इतना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। पता है पाई स्क्वायर 10 हो गया, ये 10 कट गया नीचे वाला। अब ये तो हो गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरा क्या हुआ, इफ द करंट पासिंग थ्रू द आउटर लूप चेंजेज एट द रेट ऑफ इतना, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इनर लूप। ठीक है, तुम्हें पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू में di/dt, है ना बेटा। तो m कितना है यहाँ पे, m तो 10⁻⁹ निकाल दिया, और di/dt कितना दिया हुआ है 5। ध्यान दो di/dt आपके पास दिया हुआ है 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड, यानी कि माइनस का 3 सेकेंड। तो कितना आ गया ये, तो 5000 एम्पियर पर सेकेंड। याद रखना ये पर मिली सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में 5000 जाएगा। 1 मिली सेकेंड में 5 है ना, तो 1 सेकेंड में 5000, तो कितना आ गया 5 माइक्रो वोल्ट। ये ईएमएफ आ गया, ये सेकेंड पार्ट का आंसर। मगर आगे क्या, फाइंड द ईएमएफ इन द इनर लूप, एज्यूम द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इनर लूप टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, वही मान के हमने किया हुआ है। कोई डाउट है यहाँ तक? हो जाएगा। अगला ध्यान दो, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m वर्सेज √2। 1/√2 हो या √2, तो पता है कि लैम्डा वर्सेज √v का ग्राफ रेसिप्रोकल लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, याद है किसी को, h डिवाइड बाई 2m³ होता है ना। तो ये होगा रेसिप्रोकल। मगर हो सकता है मुझसे पूछा हो टाइपिंग मिस्टेक को 1/√2, क्योंकि √v ज़्यादा इसका आता है। तो इसका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका स्लॉप क्या होगा भाई, स्लॉप कितना होगा h डिवाइड बाई 2m³ होगा, ये होगा, याद रखिएगा, क्योंकि स्लॉप क्या होता है, ये जो mx होता है ना। ठीक है, आगे एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड अल्फा, नहीं बेटा ये तो मास दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m वर्सेज, आपको प्लॉट बनाना है लैम्डा वर्सेज v का। तो 1/√v का बनाना है या √v का, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, तो मैंने दोनों ही दे दिया। कॉमनली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। नो बी पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल
हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ध्यान दो, तुम्हें पता है कि सिंस लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है h बाय काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में 2me। अगर तीनों की एनर्जी सेम है, h फिक्स है, दो भी फिक्स है ना, तो लैम्डा क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। तो सबसे कम मास जिसका होगा उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, और हमें शॉर्टेस्ट निकालना है। तो देयरफॉर पता होना चाहिए लार्जर द मास शॉर्टेस्ट द वेवलेंथ, है ना, शॉर्टेस्ट द वेवलेंथ। तो देयरफॉर कौन सा हुई यहाँ पे, तीनों में से सबसे ज़्यादा मास किसका, अल्फा। देयरफॉर अल्फा पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे ध्यान दो। आपको दिया फिगर सोच रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद वर्सेज 1 बाय लैम्डा ग्राफ। 1 बाय लैम्डा ग्राफ ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने 1 बाय लैम्डा बोला हुआ, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया 1 बाय, ये भी 1 बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, ठीक है। चलो, हाउ डज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालूंगा, तुम्हें पता है कि सिंस ई वी नॉट इजिकल टू कितना होगा यहाँ पे एस सी बाई लैम्डा माइनस में एस सी बाई लैम्डा नॉट, यही होगा। तो वी नॉट इजिकल टू कितना हो गया एस सी बाई ई 1 बाई लैम्डा माइनस में ये कांस्टेंट हो गया एस सी बाई लैम्डा नॉट इंटू में ई। तो अगर मैं कंपेयर कर दूं, कंपेयर y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी या माइनस सी, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ग्राफ इज, स्लोप ऑफ ग्राफ कितना हो गया बेटा एस सी बाई ई। तो देयरफॉर प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट निकालूं तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू स्लोप इंटू में ई डिवाइड बाई सी, ये होगा। कोई डाउट है? स्लोप को ई बाई सी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या देगा मुझे, प्लैंक्स कांस्टेंट देगा, ए पार्ट का आंसर। नाउ दूसरा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड द सरफेस ऑफ मेटल इज इंक्रीज। ध्यान देना बी पार्ट के लिए, ये मेटल सरफेस है और ये डिस्टेंस है सोर्स की। तो मैं पता है कि जो यहाँ पे इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के। सोर्स और प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, जितनी कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, याद रखिएगा, जितनी कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। अब ये कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड सरफेस ऑफ मेटल ए इज इंक्रीज, यानी कि अब मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं इसे पीछे क्यों मूव कर रहा हूँ, तो इंटेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो चेंज, इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। तुम्हें पता है बाय डूइंग सो वी डिक्रीज द इंटेंसिटी, है ना, डिक्रीज द इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो क्या है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, याद रखिएगा बेटा, डज नॉट चेंज। तो इस वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। नो, आगे ध्यान दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। तुम्हें पता है कि सिंस एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इजिकल टू कितना होता है, एन एच बाई 2 पाई होता है। तो फॉर सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो एम वी आर इज नथिंग बट 2h डिवाइड बाई 2 पाई, तो कितना आएगा, h बाई पाई आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? यही पूछा गया। आगे बी पार्ट में, यूज
यूज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किस किस में रिलेशन बताना अभी मुझे? एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान देना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट। तो पता है कि सिंस अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट जरा ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एम इज इक्वल टू कितना होता है? एन आई ये होता है, एन हो गया 1, आई एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, यही होगा बेटा। और आई कितना होगा? चार्ज डिवाइड बाई टाइम पीरियड इंटू में पाई आर स्क्वायर। पता ना आई कितना होता है, बोलिएगा कोई? क्यू बाई टी, और क्यू हो गया यहाँ पे ई, और टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन की बात करूँ तभी मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है ना। अब ई रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी। टाइम पीरियड पता है क्या होता है? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी है ना, इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई से पाई कट गया तो मेरे पास m कितना आ जाएगा बेटा, बताएगा कोई? m इज इक्वल टू, बोलिए, ई वी आर डिवाइड बाई 2। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ना, अपनी तरफ से यहाँ पे m से आप इंटू कहेंगे, m से डिवाइड करेंगे। आपको पता है एम वी आर क्या बनता है? एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? E बाई 2m इंटू में एंगुलर मोमेंटम L, वेयर L क्या है यहाँ पे? L इज इक्वल टू एम वी आर, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। तो ये तो रिलेशन हो गया है ना। अगर मैं इसे इन वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म में, तो m मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? E बाई 2m इंटू में L। नेगेटिव साइन आता है, क्यों आता है? क्योंकि ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन मान लो यूं घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो ऊपर हो गया, मगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की हो गया। इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? अंदर की हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट और L दोनों क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट के अकॉर्डिंग, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, दैट्स वाई अपोजिट आएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? ये वाली चीज़ नेगेटिव क्यों आया? मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन की मोशन जो कि यूं है, एल की डायरेक्शन आउटवर्ड आ गया, मगर मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, और करंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, वो इनवर्ड आ गया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो ध्यान दो आगे। ठीक है, ये सेक्शन डी है, ज़्यादातर इसमें डेरिवेशंस वगैरह होती हैं, वो आप देख लोगे एक बार। मैं सीधा केस स्टडी के क्वेश्चंस करवा दूं। ठीक है, ये केस स्टडी क्वेश्चन है, देखेंगे जो भी है। केस स्टडी के क्वेश्चन ज़्यादातर 3 पार्ट होते हैं जो आपको क्लास नोट्स में लिखवाए हुए। नाउ पहला है द रेशियो ऑफ सेंटर मैक्सिमम विथ एंड अदर मैक्सिमम विथ इट्स 2:1। ये किस में होता है? डिफ्रैक्शन में होता है। क्या ये डिफ्रैक्शन का है? yes. देखो कहाँ पे नैरो स्लिट है, एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ठीक है, ये एक तरह से आपके पास डिफ्रैक्शन नहीं, सिंगल स्लिट है, ठीक है। तो सिंगल स्लिट है ना, तो डिफ्रैक्शन होता है, ये ट्रू है एकदम, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है सेंटर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाई स्मॉल ए, और जबकि नॉर्मल फ्रिंज का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई ए। तो अगर मैं सेंटर डिवाइड बाई नॉर्मल देखूं अदर मैक्सिमा की, तो वो क्या आएगा? 2:1, तो ट्रू है ना। ना दूसरा, व्हेन द स्लिट विथ इंक्रीजेज हाउ वुड द इफेक्ट ऑफ सेंटर फ्रिंज। तुम्हें पता है कि सिंस सेंटर, सेकंड पार्ट में, ये पहले पार्ट का, सिंस फ्रिंज विथ सेंटर फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लैम्डा डी बाई ए। तो अगर मैं ए को बढ़ाऊं तो देयरफॉर इफ ए को हम इंक्रीज करेंगे देन बीटा सी डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? डिक्रीज, ठीक है, एक्सप्लेन करके। नाउ तीसरा हमेशा 2 नंबर का होता है क्वेश्चन। ऑन व्हाट प्रिंसिपल द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू नैरो स्लिट बेस्ड? ऑन व्हाट प्रिंसिपल?
नहीं, हाइजेंस प्रिंसिपल बेस्ड है। तुम्हें याद है हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? सिंगल स्लिट पे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बना, उसके कई सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, उन सेकेंडरी वेवलेट से वेव निकलेगी, वो वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा? स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है। याद आया? तो प्रिंसिपल का नाम तो क्या है यहाँ पे? हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल स्टेट कर दोगे, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इसके दो स्टेटमेंट है। पहला, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस नॉन एज सेकेंडरी वेवलेट विच एमिट्स द डिस्टर्बेंस एज द ओरिजिनल लाइट सोर्स एमिट। कोई डाउट है? पहला ही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? द सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये दो स्टेटमेंट बतानी है आपको, ठीक है ना? क्लास नोट्स में लिखवाए हुए मैंने। नाउ तीसरे में और पार्ट भी आता है। तीसरे का और पार्ट ये दिया हुआ है, इफ द सेकेंडरी वेव आर ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी। तुम्हें पता है कि nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है, पार्ट डिफरेंस फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। पहले अगर मैं मैक्सिमा का देखूं तो मैक्सिमा के लिए कितना होता है? a sin थीटा इज इक्वल टू, कोई बताएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और अगर दूसरा में पार्ट डिफरेंस फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा की बात करता हूं तो a sin थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? एल लैम्डा। ये दोनों कंडीशन आपको बतानी है। स्टेटमेंट से ज़्यादा आसानी है ना। अगला ध्यान दो, फिर से एक केस स्टडी क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है पीएन जंक्शन का ही होगा। चलो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सिलिकॉन डायोड? एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तुम्हें पता है कि जो एनर्जी गैप होता है वो होता है एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो एनर्जी गैप डिवाइड बाई एच होगा। मगर याद रखना ये शुड बी इन जूल। किस में होना चाहिए? जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसे कन्वर्ट कर लेना। अब ध्यान दो, मुझे नहीं पता ये न्यूमेरिकली निकालना नहीं निकालना, उसके लिए अब मुझे वो देखना पड़ेगा इसका। कहीं पे देखो एनर्जी गैप की वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया, सिंस एनर्जी गैप। दूसरे में नेम द सेमीकंडक्टर डिवाइस विच एमिट्स द विजुअल लाइट। एलईडी। ये हर बार आ रहा है क्वेश्चन। तीसरा, ड्रा द सर्किट इन पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड विद बैटरी फॉरवर्ड बायस। ध्यान दो, फॉरवर्ड बायस के लिए आप क्या बनाएंगे? P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, एक की लगाएंगे। ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। अगर आपको इसका वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगाएंगे और एमीटर सीरीज में, वो भी मिली एमीटर होता है ना। ये है फॉर फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉर फॉरवर्ड के लिए। और अगर मैं रिवर्स की बात करता हूं तो क्या होगा? ये पॉजिटिव। अच्छा, रिवर्स में एक चीज याद रखना, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बड़ी बैटरी आती है, यहाँ पे छोटी बैटरी, क्योंकि ये जो करंट शो करता है वो किसकी वजह से करता है? माइक्रो। यहाँ पे माइक्रो एमीटर यूज करेंगे, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर। ये ना भी दिखाओ तब भी चलेगा, क्योंकि हमने तो कैक्टस स्विच के लिए बना दिया है। मगर कैक्टस स्विच के लिए पता है वेरिएबल बैटरी होती है, ठीक है? तो ये किसके लिए? फॉर रिवर्स वाइस के लिए। नो, अगला क्या? एनर्जी का एलईडी का एनर्जी गैप मैंने आपको बताया हुआ था कल, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होना चाहिए आपको। एलईडी का एनर्जी गैप, इसमें वो विजुअल लाइट का एमिट करता है, ठीक है? ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पीएन जंक्शन डायोड। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है तो आप दोनों ही बनाएंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स। पता है ना, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? रिवर्स सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड
करंट। ये जो होता है वी जेड, इसे बोलते हैं जेनर वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज, पता है ना। और ये जो वोल्टेज है इसे आप बोलते हैं नी वोल्टेज। ब्लैक पेन से यूज कर सकते हो, एक से बना दिया तो दूसरे से लेबल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज, क्या मैंने ठीक लिखा है? नहीं, मैंने गलत लिखा है। फॉरवर्ड करंट आएगा यहाँ पे। ये किस में होता है? मिली एम्पियर में। नीचे रिवर्स, क्या भाई? करंट, वो किस में होता है? माइक्रो। ये क्या होता है? फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वोल्ट में। यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज, ये भी किस में होगा? वोल्ट में होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये फुल्ली लेबल्ड हो गए, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।